स्वागत है सभी का। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम लोग के साथ उपस्थित हैं श्री लेनिन रघुवंशी सर। अब लेनिन रघुवंशी सर का परिचय तो हम आपको दे देते हैं। लेनिन रघुवंशी सर पीवीसीएचआर के संस्थापक निर्देशक रहे हैं। पीवीसीएचआर पीपल्स विजिलेंस कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार के क्षेत्र में सक्रिय है, कार्यरत है और कई सारे पुरस्कार लेनिन सर को प्राप्त हो चुके हैं। 2007 में इनको ग्वांगजू अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। 2019 में एपीजे अब्दुल कलाम करमवीर अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। हाल ही में इनको ये करमवीर अवार्ड प्राप्त हुआ है प्रेरणा महारत्न प्रेरणा अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है हाल ही में। और आज की हमारे चर्चा का विषय है मणिपुर में जो दंगे चल रहे हैं, मणिपुर में जो क्राइसिस चल रही है, मणिपुर की क्या परिस्थितियां हैं अभी, क्यों है। लेनिन सर वहां पे काम कर चुके हैं, लेनिन सर ने वहां का देखा भाला है। तो आज हम सीधे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुनेंगे कि वहां का मेन समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रणाम सर, स्वागत है सर हम लोग के हाँ, शो में। नमस्ते शिवम पांडे जी। धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो है ये पॉडकास्ट शुरू किया है, और उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बधाई भी। और उम्मीद है कि बेहतर दुनिया बनाने में तो आपका यह जो प्रयास है बहुत काम आएगा। थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद सर। सर सबसे पहले ये बताइए कि अभी आपको जो हाल ही में महारत्न अवार्ड प्राप्त हुआ है करमवीर का, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या हमारी गतिविधियां रही देखिए, है और ये पुरस्कार क्या है। जो बहुत पहले जो पद्म अवार्ड थे वो बहुत कठिन थे, और आजकल एक खूबसूरत चीज हुई है, इस सरकार ने खासकर किया है कि सामान्य लोगों को भी पद्म अवार्ड देना शुरू किया है। तो जब नहीं मिल रहा था तो उस समय बसंत साठे जी और इन लोगों ने मिलके, और बाद में इसमें हमारे जो राष्ट्रपति थे जो मेरे बहुत सम्माननीय हैं, श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो इसके अंदर शामिल हुए। और ये जो अवार्ड है ये जनता के द्वारा जनता के लिए बहुत इग्लिटेरियन अवार्ड है, और भारतीय संस्कृति के साथ तो रेक्स माने जो है लैटिन शब्द है, कहते हैं कि रेक्स माने किंग। रेक्स जो लेक्स, हाँ सर, रेक्स लेक्स। हाँ रेक्स, हाँ तो रेक्स माने किंग। तो ये जो है पहले करमवीर अवार्ड 2012 में मिला था, फिर उसके बाद महारत्ना मिला 2019 में। अब महारत्ना से ऊपर एक महारत्ना प्रेरणा अवार्ड है जो लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि वॉच करते हैं। तो इस बार महारत्ना प्रेरणा अवार्ड जो है मुझे मिला, और श्रुति जी जो मेरी धर्मपत्नी है उनको जो है उसमें रेक्स का जो है गोल्ड करमवीर पुरस्कार मिला जो है। अच्छा, बढ़िया। 2019 में भी आपको इसी प्रकार का ये करमवीर का एक हाँ, ये पुरस्कार महारत्ना था, और ये महारत्ना प्रेरणा अवार्ड है। मतलब आप महारत्ना से ऊपर का प्रेरणा अवार्ड है, अब एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अवार्ड को जो है बसंत साठे जी और खास करके एपीजे अब्दुल कलाम साहब का आशीर्वाद प्राप्त था जो है, मतलब। अच्छा, अभी जो हासिल हुआ है आपको नोबेल पीस के लिए भी आपको नॉमिनेट किया गया था सर, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, नोबेल पीस तो लोग अच्छा या बुरा जो भी माने, जो काशी की महादेव की परंपरा है बहुलतावाद की और समावेशी संस्कृति को, उसको मिलना है। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, किसी पुरस्कार के लिए मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया है। वो प्रयास वो अपने आप जो है इस शहर का जो औरा है, उस औरा में हमने काम किया, और वो औरा वहां तक पहुंचा। और वो इस बात के लिए है कि जो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी है, जिसके बारे में हम मणिपुर वाले मुद्दे में भी बात करेंगे। तो और आप देखे होंगे कि दक्ष प्रजापति के साथ और महादेव का जो अंतर्विरोध था, और महादेव ने पहला प्रेम विवाह किया। और माँ काली को आप देखेंगे तो माँ काली जो है सभी पुरुषों का माला मुंड माला पहनी है। तो वो कह रही हैं कि जब पुरुषों के दिमाग को आप साध देंगे, सही कर देंगे, और महादेव उनके पैर के नीचे हैं, मतलब कि पुरुषों का ईगो जब नीचे आएगा तब युद्ध रुकेगा। ये बात मान लीजिए लोग कहते हैं दर्शन है, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का। किंतु आप सोचो कि अभी जो है आयरलैंड और ये सब का जो युद्ध हुआ और औरतों ने जो उसमें मदद की या मलाला को मिला, इसके बाद रिसर्च के बाद यूएन कह रही है, और उसको जो इंडिजीनियस विजडम की तरह से जो है, मतलब माँ काली की पूजा और माँ काली की परंपरा में युद्ध को कैसे रोका जाए, कि पुरुष जो है से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकृति है, माँ है, मदर पावर है। और वो जब महत्व पाएगी तो हम लोग क्या, हम शादी भी करने जाते हैं तो बिना मातृ पूजा के नहीं जाते हैं। तो हम लोग तो मातृभूमि वाले लोग हैं। तो माँ का जब अस्तित्व खड़ा होगा और पुरुषों का पुरुषवाद कमजोर होगा, तो अपने आप जो है युद्ध जो है रुकेंगे, हिंसा रुकेगी। ये पूरा दर्शन है।
और उसी दर्शन को हमने आगे बढ़ाया, तो उसी के लिए हमको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित एक संस्था ने किया। सर आपको, यदि आप शक्तिमान है तो आपको शक्ति की आवश्यकता है, तभी आप शक्तिमान है। और शक्ति जो है युद्ध को रोकती, प्रकृति जो है शक्ति को रोकती है वो। और आप अहिंसा जो है एक बड़ी ताकत है। लोगों को लगता है मतलब कि एक आदमी सब कुछ सह करके भी खड़ा है कि नहीं मुझे आजादी चाहिए और मैं तुमसे आजादी लेके रहूंगा। सही बात है, बिल्कुल बात सही है सर। सर आज का हमारा विषय है कि मणिपुर में जो समस्याएं चल रही है सर, मणिपुर में जो परिस्थितियां आज खड़ी हुई हैं, जो आज खड़ी नहीं हुई है, परिस्थितियां तो सुसुप्त अवस्था में थी, आज केवल कृति में आ गई हैं सर, आज केवल खाली दिख रही है हमको। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि मणिपुर का जो मर्जर हुआ था 1947 में, जो हिस्टोरिकल मर्जर हुआ था यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया में, भारत देश में, वो किस प्रकार हुआ था सर? देखिए, आप ऐसे भी उससे भी पुराना आप जाइए तो भारत, देखिए दो तरह के भारत। एक भारत सांस्कृतिक इकाई है जो ईरान के बॉर्डर से लेके आपके बाली तक जाती है, और जो नेशन स्टेट है, आप समझिए नेशन स्टेट जो है एक्चुअल में ये पूंजीवादी अवधारणा है। नेशन स्टेट कभी पूंजीवाद से पहले बनता नहीं है। देश होता है, सबका अपना अपना देश होता है। मुगलों ने इस देश को बनाने की कोशिश की, मतलब एक साथ करने की, अंग्रेजों ने उससे ज्यादा कोशिश की। भौगोलिक इसका सातवीकरण जो है वो किया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से तो हम आज भी एक भारत जो है, जो सांस्कृतिक भारत है, वो जो है ईरान बॉर्डर से लेके बाली तक है, और वो आज भी है। पूजा पाठ, भाषा, बातचीत, पहनावा, ओढ़ावा, वो एक सांस्कृतिक, इसलिए संस्कृति जो है धर्म से ऊपर की सांस्कृतिक इकाई भी है जो बड़ी है। और जो नेशन स्टेट में भारत है, उसमें क्या हुआ कि 1947 के से पहले ही अंग्रेजों ने इसको एक एक्सटेंशन की तरह रखा है, सेवन सिस्टर्स के नाम पे। और उसके पीछे रखने के कारण ये था कि एक सब बॉर्डर एरिया है, और यहाँ से ये जुड़ करके साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ता है म्यांमार के थ्रू, और साउथ ईस्ट एशिया का ये पूरा जाना है। तो मणिपुर और सभी राज्य जो है साथ साथ आ रहे थे, तो लोग आए उसमें। और मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिसके अंदर तीन बहुतायत जो है मैतेई लोग थे, कुकीज थे और नागा भी थे जो है। तो नागाज तो सर ये असम और नागालैंड के पट्टे में नहीं आते सर? नागा लोग तो नहीं, वहां भी नागाज है, वहां भी नागाज कुछ रहते हैं। मुख्यतः जो है नागालैंड में नागाज है बहुतायत में, लेकिन यहाँ भी नागाज है, और साथ साथ सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में मैतेईज है, फिर कुकीज। तो अब ये जो तीनों जातियां, तीनों लोग थे, उन्होंने मिल करके, उनका इलीट्स जो तबका था, उन्होंने भारत में जुड़ने की कोशिश की। परंतु जो हमेशा जो है एक जो रेडिकल तबका रहता है किसी भी चीज का, तो वो हमेशा क्या करता है कि रेडिकल तबका जो है हमेशा बातचीत करता है कि सबकी अपनी राष्ट्रीयताएं होती है। इसलिए क्या है कि दो चीज समझिएगा, अंग्रेजी में दो बड़े खूबसूरत शब्द है, एक नेशनलिज्म है, एक पैट्रियोटिज्म है। हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। नेशनलिज्म में क्या होता है कि जो नेशनलिस्ट आदमी होता है वो अपने धर्म के हिसाब से, अपने क्लान के हिसाब से, अपने जात के हिसाब से देश को देखता है। पैट्रियट जो आदमी होता है वो अपनी जात को, धर्म को सब इधर कर देता है, देश उसके लिए प्रमुख होता है, और देश उसके पीछे इसी सर पे बेताल की तरह बैठा रहता है। तो नेशनलिस्ट कई बार पैट्रियट से लड़ते हैं जो है, क्योंकि वो अपने धर्म और सब के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अब वहां पे क्या था कि जो कुकीज सोचते थे कि हमारा अपना नेशन है। नागाज का आंदोलन हो का था ही जो है उस इलाके में। मैतेई सोचते थे हमारा एक नेशन स्टेट्स है। तो हम लोग मिले, लेकिन अभी देश हमारा देखिए फेडरल स्ट्रक्चर था, और हम लोग ये मान रहे थे कि भारत एक नेशन स्टेट है, और उसमें कई कई सब नेशनलिटीज है, जैसे गुजराती एक सब नेशनलिटीज है, मणिपुरियन एक सब नेशनलिटीज है, अब उसके बाद जो है नागाज एक सब नेशनलिटीज है, आसामीज एक सब नेशनलिटीज है, बिहारी एक सब नेशनलिटीज है, उत्तर प्रदेश के लोग एक सब नेशनलिटीज है, कश्मीरियत एक सब नेशनलिटीज है। परंतु वो नेशन स्टेट जो है भारत है, जिसको इंडिया इज अ भारत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया,
तो वो जो है उसको लेकर के क्या, अब उसमें क्या दिक्कत क्या है कि जो लोग संकीर्णता के हिसाब से सोचने वाले लोग हैं और वो नेशनलिस्ट है, अब उनका नेशनलिज्म क्या है, भारत के साथ है कि नहीं है, पहले ये देखें। अब भारत के साथ नहीं तो वो कहेंगे मणिपुरी एक देश था। एक बार मैं यूनाइटेड नेशन में गया 97 में, नहीं 2007 में। तो 2007 में मैं जब गया तो वहाँ यूएन में एक मीटिंग हो रही थी, तो मैं उसमें अंदर गया तो वहां पे एक आदमी था, वो कहता था मैं आसामी डिसेंट हूँ, भारत से। अब उसका था कि आसामी एक देश है, मतलब अच्छा एक देश होना। हाँ, अब मैं तो जो है मेरा तो वही, तो मैंने कहा भाई आप बताओ कि अच्छा ये जो देश, वो कूड़ के बोल रहा था कि वो अनजाने नहीं वो मीटिंग कर रहा था और बता रहा था कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली ने कैसे हमको कब्जा कर रखा है, और आसाम एक देश है। तो मैंने उससे पूछा, अलगाववादी हाँ अलगाववादी मतलब ये क्या होता है, ये देखिए, ये मैं आपको कह रहा हूँ जो नेशनलिज्म है ना, वो क्या है कि जब संकीर्णता में जाते 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 अपने धर्म जाति और उसके हिसाब से, और वो जाकर फिर गोत्र तक में चला जाता है, क्लान तक में चला जाता है। और जो पैट्रियाट होता है उसका कोई, वो पहला अपना गोत्र जात फलाना ढिकाना होता है उसके पास, उसकी बहुलता बात उसके भी होती है जिंदगी में, लेकिन वो उसको किनारे रखता है और देश सबसे ऊपर होता है, और देश बेताल की तरह यहाँ बैठा होता है। जो है कुछ भी होता है तो पहले वो सोचता है, जैसे मैं अपने कहता मैं एक पैट्रियाट आदमी, तो ऐसा नहीं है कि आप मेरी जात को गाली, मैं जात व्यवस्था के खिलाफ हूँ, तो अगर मेरी जात को आप गाली दोगे, जिसको गाली दोगे, तो मैं भी लड़ूंगा, जो है मतलब कि भाई ये गलत है। परंतु सवाल ये है कि मेरे लिए देश महत्वपूर्ण है, और देश जो है भौगोलिक ही नहीं होता है, उसमें लोग होते हैं, इंसान होते हैं, और अलग अलग सोच के होते हैं, और महादेव की परंपरा रही, उनकी बारात में हर तरह के लोग हैं, समझ रहे हैं। तो हमारा तो ये भी मानना है सर, ये आप ही बताए थे हमको, लगभग आपको बताए लगभग 7-8 साल हो गए हमको, आप ही बताए थे। ये जो वेस्टफेलिया की जो संधि हुई थी सर, बराबर 1648 वाली जो संधि थी, इसमें क्या है, एक बहुत ही संकीर्ण व्याख्या कर दी गई नेशन स्टेट की। अब हमारा जो देश है वो इस संकीर्ण व्याख्या में फिट नहीं बैठता है। बहुत सारी इस व्याख्या हुई है, इस व्याख्या पे बहुत सारे टीकाकारों ने अपनी टिप्पणियां भी की हैं। भारत देश की समस्या है कि भारत देश उस संकीर्ण व्याख्या में फिट नहीं बैठता है, इसीलिए ये सब नेशनलिटीज वाला जो सवाल है वो बार बार उठ के आ जाता है सर। नहीं देखिए, हमको लगता है कि वो भी एक तरीका है, कि सवाल ये होता क्या है ना कि हम अब जो 200 रियासतें मिल नहीं रही थी, 200 रियासतों में सबको लग रहा था कि हम अपना जो है देश बनाएंगे। ये जो आप ये सोचिए ना, आप जब देखिए एक चीज है कि कोई कहे कि मेरा हित नहीं है तो समझ लीजिए या तो मूर्ख है या धूर्त है। हित सबका होता है, परंतु हमारा हित आपके हित के का अगर हत्या करने लगे, मतलब तो स्वार्थ या अंधा स्वार्थ हो जाता है, परंतु हमारा हित आपके साथ मिलकर एक सामूहिक हित बनाता है। अब सवाल है कि नेशन स्टेट एक कलेक्टिव जो है सामूहिक हित का मामला है। अब उसमें क्या है कि आप जो है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट को अलग तरीके से आगे चल के हम लोग बातचीत करेंगे कि कांग्रेस ने क्या दिक्कतें की, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, देश वो चला रहे थे, तो आप अब समाजवादियों से, कम्युनिस्टों से और भारतीय जनता पार्टी से तो आप पूछेंगे नहीं। मेरे जैसा आदमी सबसे पहले ये पूछेगा भाई आपने जो किया है पहले वो, खास करके नॉर्थ ईस्ट के मामले में मेरा दृष्टिकोण बहुत अलग है। कांग्रेस को लेकर के मेरा मतलब मानना है कि उन्होंने कई गलतियां की, और अब सवाल है कि वो सामूहिक हित हम बना नहीं पाए, सामूहिक हित बना नहीं पाए। अब वो सामूहिक हित जब नहीं बना पाते हैं तो उसकी दिक्कतें क्या होती है। और हमने देश में बहुत काम किया, जैसे हम लोगों ने कुछ मान लीजिए आईटी हब बनाया बेंगलोर को, हमने इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जो है मुंबई को, और फिर गुजरात जो है क्योंकि पोर्ट था, मुंबई पोर्ट था, तो हमने वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से जो है इंडस्ट्री का काम किया, क्योंकि वहां इंडस्ट्री आ सकती थी, का भी इकोसिस्टम बहुत बढ़िया, व्यापार का। दिल्ली सब राजधानी थी, अब मतलब बनी। काशी जो है जिसको वाराणसी और बनारस भी बोलते हैं, वो एक सांस्कृतिक राजधानी थी, तो बनारस सबका है। अब मैं बनारसी पक्का आदमी हूँ, 500 पीढ़ियों से हूँ, कि मैं मानता हूँ 3 दिन जो आ गया सबका बनारस है। जैनी है तब भी आप बनारसी, बौद्ध है तब भी बनारसी, कश्मीरी है तब भी बनारसी, यहाँ कश्मीरी टोला हुआ करता था, केरला का है तब भी बनारसी। बनारस का सबसे सांस्कृतिक लगाव है,
नेपालियों का भी है, बाली का भी है। दुनिया भर के जितने भी भारतीय संस्कृति सभ्यता या सनातन संस्कृति सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, सबका केंद्र है बनारस। और बनारस में सबका हक है, सबका हक है। तीर्थ तीर्थंकर पैदा हुए जैन धर्म के, कबीर और रैदास और ये। तो अब ये सवाल ये है कि हमने ये राजधानी, ये चीजें बनाई, इसलिए बंबई किसी की नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता बाहरी आदमी है। जब हम कहते हैं ना बाहरी आदमी है, तब आप नागरिक होने की अवधारणा से बाहर चले जाते हैं। कोई बाहरी नहीं होता है। हम बाहरी आदमी कैसे हो सकते हैं? हम भारतीय आदमी हैं जो है। हाँ, हम ऐसा ना हो कि वहां के जो लोकल लोग हैं, देशज लोग हैं, उनका गला घोट करके हम विकास कर रहे हैं। सबको देखना पड़ता है। नेशन स्टेट ऐसे ही चलता है। तो आप मणिपुर को देखेंगे कि मणिपुर मिला, अब मणिपुर ठीक ठाक चल रहा था। मणिपुर से ज्यादा पैट्रियट्स और नेशनलिस्ट लोग नहीं थे हमारे साथ। मतलब नॉर्थ ईस्ट में आसाम और मणिपुर एक दो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। अब देखिए मणिपुर जो है गड़बड़ा गया और नागालैंड सही चला गया। नागालैंड क्यों सही चला गया, इसको समझिएगा। नागालैंड इसलिए सही चला गया कि नागालैंड ने काउंसिल बनाई हो, जहां अलग अलग नागा की डाइवर्सिटी थी। और फूजो जो उसको चलाते थे, फूजो लड़ते रहे भारत के साथ, परंतु फूजो के एक भाई थे निकेतु इरेलू। वो पूरी जिंदगी भारत में रहे, पूना में रहे, ये सब में रहे। निकेतु इरेलू से मेरी बातचीत का मौका मिला, मुझे अशोका फेलोशिप जो मिली, वो मेरे आखिरी पैनलिस्ट थे। तो उनसे हमारा बहुत खूबसूरत बातचीत हुई। तो निकेतु इरेलू ने लगातार फूजो से भी बातचीत की, फूजो के बच्चों को भी समझाया कि तुम जो बात थाईलैंड इधर उधर करो, भारत से करो। तो भारत से जो है लोगों ने बातचीत की। अब उसका असर क्या है कि हो अभी है। दूसरा, भारत से बातचीत हुआ तो एक हमारे साथ, उनके साथ जो संवाद और चीजें हैं वो बहुत ही स्थिर तरीके से। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में ऑलरेडी हर जगह कुछ रेबल लोग हैं। जैसे एक्सट्रीम राइट विंग कहता है जो है कि ये संविधान ठीक नहीं है, बाहर से लाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, सुनिए, वसुधैव कुटुंबकम किसी आज का नहीं है, समझ रहे हैं? और ये शास्त्रार्थ बाहर से नहीं आया है, यहीं से आया है। ये ग्रीस फिलॉसफी नहीं है, ये यहाँ की भारतीय सनातनी फिलॉसफी है। और पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मानव गरिमा की बात है, शास्त्रार्थ की बात है। और आप मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था में बहुत खराब किताब है, उसकी कुछ लोग खिलाफत करते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत खूबसूरत बात है जो सोवियत यूनियन ने भी लागू की है और जो यहाँ भी। उसमें यह है कि जो आदमी की ताकत ज्यादा है, अगर एक अपराध करता है, कोई पावरफुल आदमी करता है तो उसको ज्यादा दंड है, और कमजोर आदमी करता है, जिसके पास ताकत कम है, उसको कम दंड है। ये भी बोलती है मनुस्मृति सर कि जन्म जातो शूद्रो, जो हर व्यक्ति जन्म से शूद्र ही होता है। अरे भाई आप सोचिए ना, आप देखिए, आप ऐसा हम अब वर्ण व्यवस्था हमारे लिए उसमें, जब पुरोहित, आप सुनिए, आप प्रोफेसर को आप इज्जत देते हो? मायावती हो या कोई हो, जब वो रूलर हो जाती है, छत्री हो जाती है, इज्जत देते हो कि नहीं? आप देते। मोदी किसी जात में पैदा हो, हम उसको इज्जत उनको देते हैं कि नहीं? मैं मोदी जी बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी जी बोलता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप वैचारिक रूप से जो भी बातचीत हो उनसे, कि हमारा प्रधानमंत्री है भाई, हमारा रूलर है, चुना है हमारी देश की जनता ने उसको। तो सवाल है, उसको आप देते हो, और बिना मेहनत के, बिना उत्पादन के कौन सा खाना खा लोगे? कैसे जिंदगी जी लोगे? और हर आदमी एक काम, सुबह सुबह तो जो है उसके लिए कोई नौकर नहीं रखा है, तो हर आदमी शूद्र भी है, हर आदमी ब्राह्मण भी है, हर आदमी क्षत्रिय भी है, हर आदमी चीज है। और उसमें हम अपने पुरोहित को इज्जत देंगे भाई, क्योंकि हम उससे ज्ञान लेते हैं। लेकिन हमारा पुरोहित का ब्राह्मणत्व होने का एक बड़ा खेल है जो है कि उसका वो है, तो वो होना चाहिए। अब यहाँ पे मणिपुर पे हम लोग जो आते हैं, वहां खतरा क्या था? मणिपुर में भी रेबल्स मूवमेंट्स हुए कई, जो वहां पे चाइल्ड सोल्जर भी कुछ लोग इस्तेमाल किया, और ये सब म्यांमार में अपना कैंप रखते हैं। अब ये है कि भारत सरकार को, जब उस समय की भारत सरकार को उसके साथ निगोशिएट करना चाहिए था, जैसे नागास के साथ किया। अब आप सोचे कि जो मैतेई है वो भी एक इंडिजीनियस रिलीजन है। बाद में 15वीं शताब्दी के आसपास एक बंगाली जो है हिंदू जाते हैं सनातनी, और वो जाकर के मैतेई लोगों के अंदर थोड़ा सा सनातन का प्रचार विचार करते हैं। तो मैतेई इसलिए जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। अब जो पहाड़ों में कुकीज रहते थे, वहां क्रिश्चियंस लोगों ने ज्यादा काम किया है।
परंतु कुकीज भी, मिशनरियां तो हर जगह सर। हाँ हर जगह है मिशनरियां। हम जहाँ मुसहर लोगों के बीच में काम करते हैं वहां भी काम कर रहे हैं। अब हम काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम काम करना शुरू कर दिए तो उनका प्रभाव कम हो गया है आजकल हमारे इलाके में, हमारे समुदायों में। तो अब वो असर रहता है कि अब वहां पे लोग काम किए। अब उसमें क्या हुआ कि ये आप जब आप सेना रखोगे तो भ्रष्ट कैसे, हथियार कैसे आएगा, भ्रष्टाचार से आएगा। दूसरा एक बड़ा खतरा पूरे भारत में था कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट था वो भी संविधान का विरोध कर रहा था, एक्सट्रीम राइट भी विरोध कर रहा था। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो बनी है उसने एक्सट्रीम जो राइट है उसको कम से कम उनके लोगों को संविधान और भारत का झंडा पकड़वा दिया। और मैं इसके लिए सबसे उत्कृष्ट आदमी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानता हूं। जो है वो तो वाजपेयी जी की, क्योंकि उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान था। क्योंकि अगर हमारा एक्सट्रीम राइट, कोई भी समाज में डायवर्सिटी रहेगी तो राइट विंग रहेगा, पर हमारा जो राइट विंग है वो भी जो है मतलब कम से कम नेशनलिस्ट तो बने, कायदे का नेशनलिस्ट बने। वो काम वाजपेयी जी ने किया बहुत खूबसूरती के साथ बीजेपी में। तो हम इसलिए उनको जो है बहुत इज्जत देते हैं, मतलब वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो है इस देश के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है, देखिए, इसलिए कभी कभी जब जयप्रकाश आंदोलन होता है, अन्ना आंदोलन होता है, दोनों एक हो जाते हैं, दोनों कांग्रेस को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस मध्यमार्गी पार्टी है, मध्यम मार्ग लेती है जो है ना। वहां एक्सट्रीम लेफ्ट भी रहते हैं और एक्सट्रीम राइट भी रहते हैं। वहीं जिन्ना थे, वहीं हेडगेवार साहब थे, हाँ, वहीं पे जो है सोशलिस्ट कांग्रेस वाले नरेंद्र जी, डॉक्टर नरेंद्र जी भी थे। तो हेडगेवार साहब सर, डॉक्टर साहब का विषय इसमें अलग हो जाएगा। नहीं, हेडगेवार साहब का भी जो शक था, देखिए हम वो बहुत, देखिए देश को आप सब बना दोगे कि संस्कृति हमारी क्या होगी, सवाल है। आप अब मैं हूं, अब मैं जो है मतलब टी शर्ट घर में पहन लेता हूँ, मैं बाहर नहीं पहनता सार्वजनिक रूप से, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी भी संस्कृति का कुछ हिस्सा है, हमारी भी पहनने का। हम जब पूजा करते हैं तो बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं, हाँ, ऊपर भी धारण करते हैं, नीचे भी धारण करते हैं। तो वो है। और ऐसे हमने जनेऊ नहीं पहनता हूँ कि जब मैं पूजा करता हूँ तो जनेऊ पहनता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि उसमें कोई वो करना और ये सब छिपाना पाप अलग है। मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हो सकता हूँ, जाति व्यवस्था के खिलाफ हो सकता हूँ, क्योंकि शास्त्रार्थ हमारी परंपरा रही है। ब्राह्मणों ने इस देश में लोकायत दिया, न्याय दिया, सांग दिया, वैशेषिक दिया, आखिरी आदि शंकराचार्य का ज्ञान दिया जो है, तो वो आपको स्वीकारना पड़ेगा। दोनों काम, श्रमण संस्कृति भी उन्होंने दिया और जो आप ब्राह्मण बात करके आजकल विरोध करते वो भी दिया। लेकिन यहाँ मणिपुर में क्या हुआ, हथियार वाले जो है 3-4 ग्रुप थे। अब हथियारों वाले जो 3-4 ग्रुप थे वो बांग्लादेश और म्यांमार में, चिटगांव और सब में पड़े हुए। अब उसके लिए आपको चाहिए तो ड्रग्स का काम शुरू कर दिया। अब मैतेई लोगों ने अपना काम किया तो कुकीज को लगा कि अरे हम क्यों नहीं जो है अपना वो कर सकते हैं। अब हिंसा तो हिंसा को ही पैदा करती है, इसीलिए तो शास्त्रार्थ हमने किया जो है, हाँ। और शास्त्रार्थ में बातचीत है, बातचीत में जो है हथियार नहीं निकलता। हथियार निकाल लिया था अकबर ने, उनका बड़ा आलोचना होती है गार्गी और मैत्रेयी वाले प्रकरण में। तो वो हम लोग कभी उनको खूबसूरत बात नहीं करते हैं। तो शास्त्रार्थ होता है, चीजें होती हैं। तो अब शास्त्रार्थ की परंपरा गायब, हथियार से तय करेंगे। अब हथियार से तय करेंगे तो उसके लिए ड्रग्स शुरू हो गया। अब ड्रग्स सब शुरू हो गया और चीजें हो गई। अब देखिए मणिपुर में खेल क्या हुआ, मणिपुर में वही खेल हुआ जो संबल में हुआ, और मणिपुर पहला जो है उसका उदाहरण है। मणिपुर में क्या हुआ कि वहां एक कोर्ट है, कोर्ट ने जो है कह दिया कि जो है मैतेई को भी शेड्यूल ट्राइबल बना दिया गया है। अब वो ट्राइबल बनाने के नाम पे कुछ लोग उसके खिलाफ भी आंदोलन किए, कुछ लोग उसके समर्थन में आंदोलन किए, यूनियन मिनिस्ट्री को जाना था। अब उनको क्या लगा कि जो है मैतेई लोगों को कि वो भी वहां मेजॉरिटी है, तो आप जब मेजॉरिटिज्म का खेल खेलते हैं, मैं पाकिस्तान में भी काम करता हूँ, बांग्लादेश में भी काम करता हूँ, कि भाई आप जैसे आज मैं बांग्लादेश में मैं बोला कि भाई तुम नोबेल प्राइज पा गए, कुछ भी पा गए, कि तुम जो है मतलब कौन सा मानव अधिकार और मानव गरिमा बचा रहे हो जब तुम वहां के अल्पसंख्यक को नहीं बचा पा रहे हो। हम कह रहे ठीक है, किसी ने गुस्से में बांग्लादेश के झंडे के साथ हो सकता है किया हो, तो उसके लिए जो साधारण धाराएं उसमें गिरफ्तार कर लेते कि तुम जो है उनके ऊपर देशद्रोह का सेडिशन लगा दो। मैं तो देश में सेडिशन लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। सुनिए, सवाल है कि हम उसका दिल बदलेंगे ना, कि वो हमारा झंडा उठा ले, भारत का झंडा उठा ले।
भाई कोई संगठन था जिसके यहाँ झंडा नहीं फहरता था भारत का, अब वो लोग फहराते हैं, बड़े गौरव से फहराते हैं, और सबसे ज्यादा तिरंगा झंडा उनके हाथ में है और हमसे ज्यादा मजबूती से उनके हाथ में। तो हमने दिल बदला है ना जो है, और सनातन की परंपरा। सर वो झंडा नहीं फहराने का वो संगठन की बात नहीं, अब हम यहाँ संगठन, एक ही संगठन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप शायद आपको नहीं मालूम है, दो संगठन। हाँ, दर्शन ठीक है, परंतु दर्शन के साथ आज एक हुआ ना, चीजें बदलती है। हमने उनसे कुछ सीखा है, कुछ ने हमने उन्होंने हमसे कुछ सीखा है, साथ से सीखते हैं। गोली बंदूक नहीं चला रहे वो लोग गोली बंदूक नहीं चला रहे, ठीक है, उनको भी कहा जा रहा है फलाना है ढिकाना है, उस पर डिस्कस। यहाँ पे बंदूक चल रही थी, यहाँ गोली चल रही थी, यहाँ पे आर्मी थी, फिर उसके बाद ड्रग्स आ गया जो है, और बॉर्डर है। अब जो है ड्रग्स जब आ गया तो असली झगड़ा कुछ और था। मणिपुर में असली झगड़ा खेल था ड्रग्स का। और यहाँ जो भूतपूर्व कांग्रेसी है मंत्री, वहां का मुख्यमंत्री, वो पहले बहुत गरीब आदमी था, एक जीप लेके चलता था, बीरेन सिंह। अब वो बंदा जो है इतना भ्रष्टाचार किया, बहुत पैसा बनाया जो है। अब उसको लगा कि जो है अब दूसरा मामला बदल रहा है उधर पार्टी, क्योंकि मूल तो उसका नहीं बदला ना, जो भ्रष्टाचारी था। दूसरा बात है कि वो मैतेई मेजॉरिटिज्म के बारे में सोचता था। भाई कुकीज को मिलाओ ना, असली आइडेंटिटी। हमको मैतेई और कुकीज से क्या लेना देना, नागा से क्या लेना देना। आप मणिपुर सब नेशनलिटीज है, पहले आप अपने को मणिपुरियन बनाइए डाइवर्सिटी के साथ। भाई देखिए बड़े झगड़े हैं विष्णु जी और ये फलाना ढिकाना और साख्त और सैव में। अब हमारे पूजा पे श्रुति जी, विष्णु जी को भी रखिए तो मैं उनका भी मंत्र पढ़ देता हूँ। ये थोड़ा कि विष्णु जी से मैं लड़ जाऊंगा, वो बहसें अलग होती हैं, सम्मान आप नहीं कर सकते। और आप डिफरेंसेस को, जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, उसको एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे, खाली निपटाने पे लगेंगे। ये जो निपटाने की मानसिकता है ना, वो बहुत खतरनाक है। कोई कहे कि फलाना पार्टी निपटा देंगे, फलाना समुदाय निपटा देंगे, फलाना, कोई निपटने वाला नहीं, सब यही रहेंगे, सबका देश है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, सब यही रहेंगे। बातें तो हो ही जाती हैं सर, कई जगह से 15-15 मिनट वाली बातें। हाँ, तो चलती रहती है। तो आप देखेंगे कि कोर्ट ने जो है इस मामले को उभारा, कोर्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और वहां पे ऑलरेडी इरोम शर्मिला 14 साल तक भूख हड़ताल पे बैठी थी, और यही बंदा मुख्यमंत्री था। हम हमारे श्रोता वृंद के लिए बता दें इरोम शर्मिला के बारे में, अभी आपने इनका जिक्र किया, उनके बारे में बता दें। इरोम शर्मिला ने 16 साल तक अफस्पा के खिलाफ भूख हड़ताल की, और 2000 के साल में शायद वो मालूम हत्याकांड हुआ था सर, 2000 के साल में हुआ था, मालूम हत्याकांड हुआ था, जहां पे ये आरोपित है कि असम राइफल्स के कुछ सैनिकों ने 10 लोगों को मार दिया था, जो लोग बस स्टैंड पे खड़े थे। उसमें कई बच्चे भी, एक 18 साल का बच्चा भी था, एक 70 साल की बूढ़ी औरत भी थी। तो इरोम शर्मिला ने वो देख के 16 साल तक भूख हड़ताल की, जिसमें तकरीबन 8 या 10 साल तक उनको नाक से वो फोर्स फीडिंग किया जाता था उनको, ऐसा था। तो इरोम शर्मिला, जिसका सर ने जिक्र किया, इरोम शर्मिला वो जी सर। हाँ, नहीं, इरोम शर्मिला के साथ 2007 में मुझे ग्वालियर अवार्ड मिला, और उसी के बाद 2007 में मुझे मणिपुर के लोगों ने बुलाया। अधिकांश जो है मैतेई लोगों ने ही बुलाया था, और मेरे दोस्त भी ज्यादा मैतेई हैं। किंतु इरोम शर्मिला से भी मैं मिला था जाकर के, परंतु मैं उस समय यही मुख्यमंत्री जो है उस समय मुख्यमंत्री थे। और आप ये समझने की कोशिश कीजिए, बीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, यही लोग, कांग्रेस का ही राज था भैया। हाँ, और उन्हीं के गुरु और ये लोग। तो वहां क्या था, फुटबॉल खेल रहे थे, और फुटबॉल जो है खेलते खेलते क्या हुआ कि फुटबॉल जो है भ्रष्ट हुआ, लोगों को लगा कि जो है, अरे सॉरी, टायर का पहिया भ्रष्ट हुआ, लोगों को लगा कि बम फट गया, ब्लास्ट हो गया, सेना ने जो है मार दिया, लोग मर गए। हम लोग वहां गए तो उसके बारे में बात करेंगे, कि हम आपको एक बहुत खूबसूरत बात आज बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस लाए थे। अब आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस जो है, मतलब लाया गया, उसमें कमीशन अफसर जो है किसी को गोली मार सकता था, कोई ऑर्डर कर सकता था। अच्छा, आश्चर्य की बात है। और मैं एक दृष्टिकोण श्रुति जी से प्राप्त किया। मैं गुरुकुल में भली पढ़ा हूं, किंतु श्रुति जी जो है एक सेविता समिति टाइप का कोई संगठन था, वहां आती जाती थी, तो उनका दृष्टिकोण थोड़ा दूसरा है।
तो अब वो जो है, अब हमारा दृष्टिकोण कुछ दूसरा है, तो परंतु उनका एक दृष्टिकोण बहुत खूबसूरती से है, उसको भी हम बताएंगे। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट सबसे पहले मणिपुर में लगाया गया और नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया, कश्मीर में नहीं लगाया, कश्मीर में बाद में लगाया गया। और हाँ। उसने ऑर्डिनेंस बनाया, हमने अपने लोगों पे एक्ट करा दिया, अंग्रेजों का बनाया हुआ, और वहां कमीशन अफसर को हमने अधिकार दिया था, यहाँ नॉन कमीशन अफसर को जो है अधिकार दे दिया। और जब हम 2007 में घूम रहे थे बाहर, होटल से बाहर, फ्रस्ट्रेट थे, देखे तो एक आर्मी वाला 2 मणिपुरी बच्चों को मार रहा था, और सब शायद शराब वराब पी के लड़ रहे थे। तो हमने कहा अरे ऐसे क्यों मार रहे हो? अरे सर खाली रहते हैं, कुछ कर रहे हैं। हमने कहा यार ये देश के नागरिक है, तू पागल हो गया क्या? अरे बाप तू रे। पागल हो गया? अब तू पागल हो गया, अब कांग्रेस का राज है। सुनिए, आप समझिए, तू पागल हो गया है क्या यार? मतलब मैं मेल इंडिया से आया हूँ, मैं मानता हूँ ये भारतीय लोग हैं, मैं इनको प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, हमारे लोग हैं ये। अब उसके बाद दूसरी एक घटना बताया कि हम लोग एक बार ट्रेनिंग देने गए और उस समय कर्फ्यू लगा था। अब उस कर्फ्यू में ये क्या था कि हम लोग फ्रस्ट्रेट थे। संडे के दिन हम लोग एक लोकटाक झील है, फ्लोटिंग झील, एशिया की सबसे बड़ी। हाँ, लोकटाक सीमा पे पड़ती है। हाँ, मैं वहां गया था, आदिवासियों ने हम लोगों को खिलाया पिलाया। तब तक देखा कि 7-8 माएँ जो है, 7-8 माएँ जो है, वो जो है हमारा बोर्ड रुकवा ली। और बोर्ड रुकवाने के बाद जो है उन्होंने कहा कि अरे क्या हो गया, रोने लगी। तो हमने एक आदमी से पूछा, वो मणिपुरियन में बोल रही थी। तो हमने जब उसने हिंदी किया तो उसने बताया कि ये सेना के लोग इनको ले गए हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। छोटे छोटे बच्चे, सबसे ज्यादा 5 में पढ़ने वाला बच्चे, 4 में पढ़ने वाले बच्चे। हमने कहा यार ये सब क्या वो करेंगे? तो मैंने किसी बड़े आदमी को जो है कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में मैंने जो है फोन किया। मैंने कहा यार मैं यहाँ टैक्स देता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि फर्जी फंसा के लेके कैसा राज चला रहे हो यार। अपने लोग हैं महाराज, ये अपने लोग हैं जो है, और आप उनको कर रहे। चलिए 7-8 मिनट बाद वो छूट गए। वहां के लोग हमको लगे पूछने, तब तक उन्होंने बताया कि अरे वहां पे एक बच्ची को सेना ने पकड़ के रखा है, उस पर लिखा पढ़ी कि राष्ट्रपति के यहाँ प्रतिमा थी। अब उसके बाद जो है महामहिम ने जब हस्तक्षेप किया और एनडीटीवी ने, तो वो छूटा, पता चला उसके साथ सेना ने बलात्कार कर दिया था। तो अब आप ये स्थितियां उस समय की हैं, अब उस स्थितियों से ये स्थितियां पैदा हुई है ना। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एक दिन में तो निकलता नहीं। दूसरा है 2014 में हम लोग वहां गए। 2014 में करीब 4 जो है ग्वांजू पुरस्कार विजेता, क्योंकि मुझे भी ग्वांजू अवार्ड मिला था, सुशील पैकुरियाल जिन्होंने नेपाल में डेमोक्रेसी लाए हैं, और इंडोनेशिया से सब लोग पहुंचे थे। श्रुति जी भी साथ पहुंची। तो हम लोग 2 जगह गए। पहले मैं गया जो है जहां पे उन्होंने वो बम ब्लास्ट के बाद मारे गए थे बच्चे, उनका जो शहीद वो बनाया है हम लोगों ने, मेमोरियल। फिर हम लोग मेमोरियल, फिर हम लोग करीब 10 परिवारों में गए। मैतेई परिवार थे, किन वो सबका एनकाउंटर हुआ था या पुलिस ने मारा था। तो श्रुति जी लगातार जो है एक लगातार फोटो खींच रही थी, क्योंकि हर घर में महादेव की फोटो थी और जो है तुलसी जरूर लगा हुआ था। अब श्रुति जी उसी की 10 घर में फोटो खींची। जो वहां के बच्चे मरे थे वहां भी हम लोग गए, और भी। तो श्रुति जी ने हमसे, श्रुति जी पहली बार मणिपुर गई थी, तो श्रुति जी को भी ये था कि इस मणिपुर माने जो है नॉर्थ ईस्ट में सब क्रिश्चियन लोग और मिशनरी लोग रहता है। तो अब ज्यादा इधर छपता होता भी अखबार में नहीं है। अब वो ज्यादा अंग्रेजी सघन पढ़ती नहीं है, हिंदू अखबार इधर आता नहीं है उतना, इंडियन एक्सप्रेस है। तो अब वो हम लोग में, तो उन्होंने जो फोटो बनाई थी तो हमने भी ध्यान से देखा। तो मैंने कई अपने धर्माचार्यों को भेजा, कुछ नेताओं को भेजा, कुछ जजेस थे उस समय हमारे, उनको भेजा कि भाई साहब ये सर बताइए तो हम, चलिए कश्मीर का मामला छोड़िए, मणिपुर में तो जो लोग तुलसी पूज रहे हैं, फलाना पूज रहे हैं, वो भी अगर टेररिस्ट हो गए थे तो बड़ी खतरनाक है। आप तो कौन फेनामिना बता रहा है, कहीं और डीपर इश्यूज है। और डीपर इशू भ्रष्टाचार का था, वो डीपर इश्यूज जो है वहां पे बहुलतावाद का खत्म होना था। हर समुदाय को एक साथ नहीं करके केवल जो है कुछ समुदाय में कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं वही सब कब्जा करके रखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ी अजीब स्थिति हुई कि गुवाहाटी हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट में जो लोग जो बम ब्लास्ट के बाद, जो सो कॉल्ड ब्लास्ट के बाद, मतलब जो टायर फटा था, गोली से लोग मरे थे, उनको 5-5 लाख का मुआवजा दे दिया।
और जहां जहां हम लोग गए थे सबको मुआवजा दे दिया, जो है सुमोटो था जो है कि हम लोगों ने कई जगह रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब जगह भेजी थी, लेकिन वो कैटलिस्ट हो जाता है। हाँ हो गया। अब मैं तो जो है मुख्यमंत्री जिस जनता से बात करूं कहे सबसे भ्रष्ट आदमी है, मैं तो ही बोल रहा है बहुत भ्रष्ट आदमी है। फिर हम वहां पे कुछ एक्टिविस्टों से बात किए, इरोम शर्मिला के भाई जिंदा थे, अभी उनका देहांत हो गया है, उनको मैं कोरिया में मिला था, ग्वांजू में जो है, तो उनसे मैंने बोला कि आप लोग एक आंदोलन करो, गांधी से इरोम शर्मिला, और तुम लोग पूरे भारत में यात्रा करें। उन लोगों ने पूरे भारत में यात्रा की, बनारस भी हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, और उसका असर ये हुआ कि मणिपुर का जो इम्फाल, ग्रेटर इम्फाल है, वहां से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया गया। और फिर इरोम शर्मिला का अपना जीवन है, अपनी चीजें हैं, उन्होंने वो चीजें खत्म की। लेकिन सवाल है कि मैते ही होते हुए वहां के प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने जब अपने ही समुदाय के इरोम शर्मिला की बात नहीं सुन रहे हैं तो कुकीज की क्या सुनते होंगे। और आपको पता है वो खुद सत्ता कब्जा करना चाहते हैं, ड्रग्स का मामला है, अब वो कुकीज का जो है खेत खाली करा के, और उसमें जो है उनका इलाका के अब ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। अब कुकीज का कोई अल्टरनेटिव लाइवलीहुड कुकीज को मिला नहीं। असली झगड़ा ये है, कुकीज को कोई अल्टरनेटिव मिला नहीं, उनको लगा कि हमारा पूरा धंधा बंद ड्रग्स का। अब वो जो है मैं तो इसके ऊपर अटैक शुरू कर दिए। हाँ, और इधर एसटी वाला मामला तो था ही, मतलब ये तो कृत्रिम मामला बनाया गया, मतलब कोर्ट और इससे। भाई हम कह रहे हैं कि आप वहां मेजॉरिटी में हैं तो आप रिजर्वेशन लेंगे, तो ऐसा तो हमको भी रिजर्वेशन दे दीजिए महाराज। अच्छा, ये एक ट्रेंड सर हम देख रहे हैं, ये आज से नहीं देख रहे हैं, कई समय से हम देख रहे हैं, बराबर इसने भारत की मटिया पलीत की हुई है सर इस ट्रेंड ने। ये ट्रेंड ये है कि जो सवर्ण समाज है, जो आगे बढ़ा हुआ समाज है, जो अपने आप में एम्पावर्ड समाज है, वो अपने आप को पिछड़ा साबित करने पे तुला हुआ है कि हम पिछड़े हैं, हम पिछड़े हैं। अगर सभी लोग सर पिछड़े हो जाएंगे, अगर सभी लोग अपने आप को पिछड़ा साबित कर, तो नेतृत्व कौन करेगा सर? नहीं, बात नेतृत्व का नहीं है। देखिए कुछ फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकली हम पिछड़े नहीं है। एक बात समझिए, हिस्टोरिकली जो कुछ कम्युनिटीज पिछड़ी थी, पूना पैक्ट में हमारे लोगों ने एससी और एसटी को, दो लोगों को वो अधिकार दिया है। वो ओबीसी को भी हमने नहीं दिया है। ओबीसी ठीक है, अभी इकोनॉमिक बैकवर्ड है कि अगर कास्ट सेंसस और चीजें होंगी, कंट्रोवर्शियल विषय है, पर उसमें निकलेगा तो उनका भी हटाया जाएगा। जब तक जात व्यवस्था है तब तक केवल हम एससी और एसटी को दिए हैं, बस केवल एससी और एसटी को दिए हैं। पूना पैक्ट क्रीमी लेयर डाल दिया गया है सर, क्रीमी लेयर आ गई है। ओबीसी होगा नहीं, जैसे उदाहरण के रूप में समझिए, हम मुसहर में काम कर रहे हैं, जो दलित में ललित हो गए हैं वो लोग मुसहर का ही अत्याचार कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले हमको बॉन्डेड लेबर के मालिक मिलते थे, बाबू साहब, पंडित जी। हाँ, अब जो है ओबीसी मिल रहे हैं और कुछ एससी मिलने लगे। तो अब ये जो ट्रेंड बदला है उसका भी मतलब वो डायग्नोसिस होना चाहिए सही वाला। अब ऐसे थोड़ी है कि आप 50 साल पहले वाले हो, 70 साल में बहुत कुछ मिला है आपको जो है। हाँ, सही बात। तो उसका भी आकलन। तो यहाँ पे क्या ट्रेंड है कि मैतेई समाज, एक तो क्या है, कुकीज के लिए कुछ किए नहीं आप। कुकीज केवल जो ड्रग्स का धंधा करता है उसको भी बर्बाद कर रहे हो। दूसरी तरफ आप अपने को खुद ट्रैवल करके जो भी थोड़ी बहुत नौकरी मिल रही वो भी कब्जा करने के जुगाड़ में हो जो है। तो ये केवल आपकी एक समुदाय के प्रति घृणा है। घृणा से आपका नेतृत्व खड़ा नहीं होता, प्यार से खड़ा होता है। घृणा करना हमने कभी नहीं सिखाया। जो अत्याचार करने वाला आदमी, इसीलिए जो है उन्होंने बोला कि हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू तो कंस भी था, रावण भी था, इसलिए राम राज्य की बात की हमारे जो है बनारस में जो है संतों ने। तो इसलिए क्या है कि सवाल है कि आप जो है अत्याचार कर रहे हो। बुद्ध ने जीसस से 500 साल पहले का घृणा से नहीं खत्म हो सकती। घृणा केवल प्यार से खत्म हो सकती है। मैतेई समाज जो बुनियादी रूप से, और जो सनातन की संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी श्रमिक संस्कृति है, वो तो प्यार करने वाली संस्कृति है। हम प्यार से दुनिया जीतते हैं। आप ये घृणा कहां से ला रहे हो? घृणा जबरदस्ती का। अब वो घृणा आप करोगे तो क्या होगा? एक तरफ तो आप जो है मैतेई महिला आंदोलन कर रही थी, उसको उतनी इज्जत नहीं दी, उसको जाके साउथ में रहना पड़ रहा है।
वो अगर किसी से भी शादी कर ले, आपको ये बात स्वीकार नहीं है, बोल दोगे तो नाराज हो जाएंगे। तो आप अगर इतने संकीर्ण हैं कि जो है लोगों को अधिकार, 8 तरह के विवाह की पद्धति भारतीय संस्कृति और सनातन में रही है, उसमें स्वयंवर तक का अधिकार जो है दिया है। और हमको मालूम है मणिपुर के समाज में प्रेम विवाह होता है, लेकिन प्रेम विवाह केवल तुम्हारे ही गोत्र में होगा या तुम्हारे ही क्लान में होगा, ये कहां लिखा है? ये जो तरीका है ठीक नहीं है, ये हमको तालिबानीकरण की तरफ ले जाता है। और अगर किसी समाज को आप तालिबानीकरण करना शुरू कर देंगे या उसका जो है मतलब हिटलरीकरण और मुसलोनीकरण करना शुरू कर देंगे तो ये ठीक नहीं है। ये सनातन और भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है भाई। भारतीय संस्कृति विश्वगुरु इसलिए है तो उसने जो है जीसस क्राइस्ट से 500 साल पहले जो है प्रेम का संदेश दिया। जो है गांधी जी उसी से प्रेरित थे जो है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप खाली जीसस जीसस बोलते रहे, मैं तो नहीं बोलता। जीसस भी महान है, प्रभु यीशु भी महान है, परंतु उससे 500 साल पहले हमारे पास मामला है, उपनिषदों में हमारे पास है, वेदों में हमारे पास है। तो हम उसका क्या है कि पूरा का पूरा जो मणिपुर का झगड़ा है वो झगड़ा एक तो संकीर्ण समझदारी का है, दूसरा है कि भ्रष्टाचार का है, ड्रग्स का है, जो है समावेशी न होने का है, जो है हिंसा की राजनीति को केवल बढ़ावा देना, जो है इतने दिनों से वहां सेना क्यों है, मतलब क्यों रख रहा है, और दूसरी तरफ से ये प्राइवेट आर्मी क्यों है, इसका फायदा कौन उठा रहा है, और तुम भी केवल मुख्यमंत्री होते जा रहे हो। ये कैसे है भाई? ये सब 15 साल 20 साल बाद घटाए। ये सब तो सारे कारण से सर, ये हमारे ये सब सुसुप्त अवस्था में तो ये सब इन सब का अस्तित्व पहले से है। अगर कांग्रेस की ने सही तरीके से मणिपुर को, जिस तरह नागालैंड को कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए को गंभीरता से लिया, अगर उतनी गंभीरता से मणिपुर को भी लिया होता ना तो ये किस्सा ही ना होता। नागालैंड में जितना हमारा समझ है सर, नागालैंड में क्या है, नागाज ही है, और उन्होंने क्या है शुरुआत में ही एनएनसी बना दी थी सर, नागा नेशनलिस्ट काउंसिल उन्होंने नहीं वो उन्होंने बनाई भी, और हो काउंसिल भी है उनकी, और वो डाइवर्सिटी, और उन्होंने काउंसिल, यहाँ भी प्रयास हुआ मणिपुर में सिविल सोसाइटी में, खासकर रिलीजियस लोगों में, उसमें मिशनरीज भी शामिल हैं और हमारे मैथीज भी, हिंदूज भी सब शामिल है, उन्होंने भी एक काउंसिल बनाई है। परंतु ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना या पॉलिटिकल जो फोर्सेज हैं उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनके हाथ में दे दे। आज भी मैं कह रहा हूँ वहां पे जो काउंसिल है, मुझे पता है कि एक घटना मुझे मालूम थी कि कोई एक्टिविस्ट आया और मैत्री के साथ ज्यादा काम करता था, उसको कुकीज लोग उठा ले गए। ये काउंसिल को लोग बात की और एक दिन में उसको छोड़ दिया। तो ये जो काउंसिल है सिविल सोसाइटी की ना, ये घटना हमको मालूम है। तो हाँ, तो हम कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो इंटरफेथ कमेटी थी, इंटरफेथ कमेटी को ये प्राइम चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं इज्जत दे रहा है? हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस भ्रष्टाचारी से मुक्त होना चाहिए। हाँ, और मणिपुर की जनता खुद तय करके वहां चीजों को ले जाए, समझ रहे हैं? ये वहां पे ये दूसरी तरह की लीडरशिप आनी चाहिए, जो नई और यंग है, बहुलतावादी आनी चाहिए, डाइवर्स आनी चाहिए, जो है मोहब्बत के ऊपर आधारित आनी चाहिए, हिंसा के ऊपर नहीं, भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं, ड्रग्स के ऊपर नहीं। 2 आयाम हम समझ रहे हैं सर इसका। सबसे पहला आयाम तो क्या अपने संघ का विषय लिया है इसमें। अब परम पूज्य सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत बिल्कुल एकदम ऑलरेडी ये बात कह ही चुके हैं, अपने दशहरा के उद्बोधन में उन्होंने ये बात कही देखी, साल भर से मणिपुर जल रहा है। अब जब संघ के सरसंघ चालक इस बात को कह दे रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, किसी को कुछ वहां पे कार्य करने की आवश्यकता है और किसी को क्या केंद्र को कार्य करने की आवश्यकता है, तो इसको एज अ क्यू ले लेना चाहिए हमारे हिसाब से। और दूसरा आयाम हम ये समझते हैं सर कि अभी अगर इस्तीफा दे देंगे बीरेन सिंह, तो देखिए सामाजिक तौर पे इंस्टेबिलिटी तो अभी है ही। अगर वो इस्तीफा दे देते तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी। फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया था सर, जब कश्मीर में जैसे ही 1989 में जैसे ये सब चीजें शुरू हुई, बराबर अगले दिन फारूक अब्दुल्ला ने वहां पे अपना इस्तीफा दे दिया उन्होंने। हुआ क्या, ये एग्जैसरबेट हो गई सर, ये बढ़ गई। ये नहीं, हमको लगता है कि नहीं, देखिए उसकी ताकत क्या है कि कई बार क्या होता है, देखिए मैं अगर एक उच्च जात में पैदा हुआ, मुझे लगा कि हमारी जात ने कुछ अच्छे काम किए, कुछ जो है मतलब गलत काम किए, तो हमने, क्योंकि हम नहाते भी हैं,
सफाई करते हैं ना, जिन सफाई का मतलब नहीं है कि अपने घर की सफाई में कूड़ा बाहर फेंकते, अपने घर का अच्छी हाँ, चीज नहीं फेंकते। तो शुचिता ठीक है रखते हैं। हमारी, हाँ तो हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, तो उसमें तो कूड़ा करकट भी है, तो हम उसको हटा रहे हैं। तो अब उसको अगर हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज नहीं हटाएंगे, हमारी बहुत खूबसूरत चीज थोड़ा अपने घर का हटा देंगे। अब उसमें क्या है कि ये काम वहां के मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं कि भाई गलती हो गई, उसका परिणाम देख रहे हो कि आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपके लोग हैं। जब मुझे यहाँ से बैठ करके दर्द हो रहा है कि भारतीय लोग हैं मणिपुर के, दर्द महसूस कर रहा हूँ सीने में, हाँ दिल दुखता है। वहां के औरतों और बच्चों और किसी कोई भी हत्या हो रही है, अपने लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, और उनकी वो ताकत है। मैं आपको बता दूं, वो बंदा अगर चाहे तो कर सकता है। हाँ कर सकते हैं। उनसे मेरी अपील है कि उनको थोड़ा निकलना चाहिए, और उनके पास इतने दिनों का जो है अनुभव है, और उनके समुदाय के लोग उनको मोहब्बत करते हैं, और मिल करके थोड़ा सा आगे पीछे करके लोगों को जोड़ के चलना है जो है। और वहां पे मणिपुरी का मतलब जो है मैतेई और कुकीज ही होता है, समझ रहे हैं। और दोनों जो है महत्वपूर्ण है, दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा और एक दूसरे को स्वीकारना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और आगे चल के रोटी और बेटी का रिश्ता अगर हो सके, रोटी का भी कर ले, अगर कहीं बेटी का हो जाए तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा। इस मामले में मैं, एक जाति है आपकी, और आप जैसे लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने धर्म के साथ भी आप जुड़े हुए, आपको भी देखा है कि आप जो है सब चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हो। बात सबसे ज्यादा आपके जात की लड़कियों ने इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस शादियां की, इसका बड़ा बड़ा संदर्भ है जो है। उससे एक नया भारत, एक नई दुनिया और बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। आप मेरे पास आए, अब आपकी अलग सोच थी, लेकिन हर तरह की सोच के ऊपर आप रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो आप। ऐसा नहीं कि आपने बुनियाद बदल दिया, हमने बुनियाद बदल दिया, हम बुनियादी रूप से अलग सोचते हैं जो है, पर हम मुख्य जो एक साथ पढ़ लिख करके कुछ फैक्ट्स और तथ्यों पे एक हो जाते हैं। ये जो है मतलब जो है शिवम पांडे कर सकते हैं, तो बीरेन का ही नहीं कर सकते हैं। मतलब छत्री रहिए ठाकुर, छत्री रहिए और ठाकुर मत बनिए। सुनिए, ये जो ठाकुरवाद लाए थे ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट ने, ये बहुत खतरनाक परंपरा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप अपनी तथाकथित इज्जत के लिए किसी बाहरी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपने में समायोजन कीजिए, हो जाएगा। बातचीत करेंगे, रूल ऑफ लॉ लागू करें शक्ति के साथ, जो हिंसा कर रहा है जो भी हो, उसमें एकदम नॉन बायस तरीके से जो है, और उसको जो है मतलब आर्मी में जो लोग हैं उसमें कुकीज और दोनों को शामिल करें, सेना में और पुलिस में जो है, आधे आधे को, और पूरे इलाके को देखे नॉन बायस तरीके से, और दोनों तरफ जो है कोई हिंसा न कर सके। और फिर आगे चल के मोहब्बत और प्यार और इंटरफेथ जो कमेटी है उसको और ज्यादा एक्टिवेट करके उनको भी थोड़ा सा ताकत दीजिए जो है, कि भाई जो है मतलब मुख्यमंत्री की तरफ से इनको भी ताकत है, आप प्रयास कीजिए। हमें लगता है कि मणिपुर का मामला अगर वो चाहे तो 2-3 महीने में सॉल्व कर सकते हैं। ये मामला केंद्र नहीं सॉल्व कर सकता, एक बात याद रखिए। हाँ, अब ये केंद्र फिर वही हस्तक्षेप करेगा तो कश्मीर की तरह माहौल हो जाएगा, फिर स्टेटहुड का मामला होगा। परंतु अब हम देखिए अभी तक, इसलिए मैं उस एक्शन को नहीं बोल रहा हूँ। फिर उनको क्या होगा, उनका स्टेटहुड घुस जाएगा अंदर, अगर दिल्ली सब कुछ सॉल्व करेगा। दिल्ली आपकी मदद कर सकता है, और अगर नहीं कर रहा है तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम लोग उनके ऊपर प्रेशर कर सकते हैं। वो सब संचालक बोल रहे हैं, उनकी सरकार है जो है, वो कर सकते हैं। तो उनकी नहीं है सर, लेकिन सुनने वाले लोग आप देखिए, अरे बीजेपी में मतलब BL संतोष जी भाजपा की तरफ से महासचिव हैं, तो उनको देखना पड़ेगा। और देखिए ये देश ऐसा ही है, मैं आपको बताऊं, भगत सिंह का देश है। भगत सिंह का लाला लाजपत राय से कभी पटती नहीं थी, आइडियोलॉजिकली 360 डिग्री का दिक्कत थी, परंतु सैंडर्स के लिए उनको फांसी की सजा हुई, और उन्होंने इसलिए लाला सैंडर्स को गोली मारी कि कॉलोनियल स्टेट कैसे जो है लाला लाजपत राय के साथ हमला कर सकता है। मैं आइडियोलॉजिकली हो सकता है कि मैं मोदी जी को आइडियोलॉजिकली बहुत सी बात बोली है, वीरेंद्र के बारे में आइडियोलॉजिकली बात, पर वीरेंद्र जी के ऊपर कोई हमला कर दे उस तरह से जिस तरह से सैंडर्स ने किया था, मैं पहला आदमी हूँ भगत सिंह का मानने वाला जो सबसे पहले उनको जो है के सुरक्षा में अपना जो है सीना लेके खड़ा रहूंगा। तो ये देश ऐसा ही है।
जो है अंतर विरोधों के बाद जो है हमारी कहीं न कहीं चीजों की समानता रहती है और अलग अलग विचार चाहिए। बगिया में अलग अलग फूल ना हो, गेंदे चलिए सब फूल जो है मतलब गुलाब का ही हो, कैसा लगेगा आपको? 15 दिन बाद बोर हो जाएंगे, सोचेंगे यार बेला भी होना चाहिए, दूसरे तरह का गुलाब भी होना चाहिए, गेंदा भी होना चाहिए, चमेली भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बगिया में अलग अलग फूल होने चाहिए। और इसीलिए शास्त्रार्थ की बात और वसुधैव कुटुंबकम की बात की, पूरी दुनिया को जो है हमने कहा ये तेरा, हम उपनिषद में क्या कर रहे हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये केवल एक संकीर्ण मानसिकता के लोग सोचते हैं। सनातनी तो कहता है सब मेरा है, वसुधैव कुटुंबकम जो सोचता है। तो भैया ऐसा है कि अपने मूल की तरफ वापस आइए। हाँ, आप बाहरी मानसिकता और जो कॉलोनियल स्टेट्स ने किया है उस परंपरा से दूर रहिए, जो है अपने आप हल हो जाएगा। प्यार मोहब्बत बात करेंगे, खत्म हो जाएगा, कौन सा दिक्कत होगा जो है। सही बात है सर। अब सर हम तो क्या है, जो कि एक वकील है और कानून पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, तो जो हाईकोर्ट का, जो मणिपुर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, उससे हमको समस्या बहुत भारी है सर। देखिए, ये सारे जो आपने फैक्टर्स बताए, ये सारे जो कारक आपने इसमें निर्दिष्ट किए हैं, ये सभी सुसुप्त अवस्था में कहीं ना कहीं थे, अवश्य थे, बिल्कुल थे। लेकिन 2023 मई में जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया सर, वो बहुत खतरनाक, वो बहुत खतरनाक ऑर्डर था। उसने क्या किया, उसने चिंगारी थी, चिंगारी को हवा देने का काम किया। चिंगारी थी, उसमें पेट्रोल डाल दिया उसने। यस, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही उसमें हवा दे के पेट्रोल डाल दिया। हवा देके उसमें क्या, उन्होंने पेट्रोल डाल दिया। और अब उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे, बल्कि उस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ना उस जज के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, इंटरनल। अब इसमें हुआ क्या है सर, कि अगर मान लीजिए आप न्यायालय होके आप इतने इग्नोरेंट कैसे हो सकते हैं, आप केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि आपको नहीं और पता? वो भी डेलिकेट एरिया है बॉस, और हमारा बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया है, और उसमें डेलीगेट एरिया भी जाने दीजिए सर, हम तो कानूनन बात करते हैं, जो कानून में लिखा हुआ है। कानून में अनुच्छेद 342 बताता है। देखिए, हम भी आजकल राहुल गांधी की तरह हम भी लेके घूमते हैं, ठीक है? नहीं, राहुल गांधी का संविधान नहीं है ये हमारा संविधान, हमारे देश का है। धन्यवाद कि राहुल गांधी की पार्टी जो है 50 60 साल 70 साल तक लेके नहीं घूम रही थी, अब इतनी मजबूरी कि उनको लेके घूमना पड़ रहा है। चलिए, हाँ बताइए शिवम जी, चलिए। हाँ चलिए, अब थोड़ा सा वो भी इसका क्या है, अनुच्छेद 342 बताता है सर। क्या बताता है अनुच्छेद 342? द प्रेसिडेंट में, and where it is a state, after consultation with the governor, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or which shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled tribe। इसका मतलब है 342 ये बोल रहा है सर कि केवल प्रेसिडेंट ही है जो शेड्यूल्ड ट्राइब को नोटिफाई कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मणिपुर हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया मणिपुर की सरकार को कि आप इनको नोटिफाई करिए, मेथी को। तो ये तो गैर कानूनन है और संविधान विरोधी मामला। ये केयरलेस नहीं है सर, ये नहीं, एकदम है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, और कितना खतरनाक परिणाम आप देख रहे हो कि मतलब मणिपुर इतने समय से और उस चीजों को है। तो अच्छा लगा शिवम जी कि आप जो है आजकल बड़ी गहराई के साथ हर चीज पढ़ रहे हो। यही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग पढ़े तो हम लोग कहीं न कहीं कॉमन हो सकते हैं। मैं एक बार गया था केरला, यहाँ पे बैंगलोर में, मोस्टली केरला के बच्चे आए थे, वहाँ क्रिश्चियन बच्चे थे। उनके ऊपर थियोलॉजी में डेमोक्रेसी के ऊपर मुझे भाषण देना था। तो हमने कहा भाई देखिए, हमारी और आपकी एकता क्या हो सकती है, हम बहुलतावादी हैं, आप बाइबल मानते हो, हमारी श्रुति जी गीता मानती है, मैं वेद उपनिषद वाला हूँ, कोई कुरान मानता होगा, कोई कुछ भी नहीं मानता होगा, चारवाक पंथी होगा, कोई बौद्धिज्म में कोई जाए। परंतु सवाल है कि हमने उनसे कहा कि आप लोग साल भर में अपने चर्च में बाइबल पढ़ते हो, आप साल भर में संविधान भी पढ़ो। ये मामला है। हम जो है, हमको अवार्ड मिला था एम.ए. थॉमस का, उसके 1 साल बाद का, अभी कुछ साल पहले। तो पता चला कि 60,000 चर्च में केरल के इन लोगों ने शुरू किया कि साल भर में संविधान को खत्म करेंगे, क्योंकि संविधान ही हमको जोड़ता है जो है हमारे बहुलतावाद में। हाँ, और जो लोग गहराई से नहीं पढ़े हैं ना, संविधान को पढ़िएगा। जो अगर हम पुराणों की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप वेद और उपनिषद पढ़ेंगे और भारतीय संस्कृति को डीपर जातक कथाएं और ये सब पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे संविधान उसको रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल
बिल्कुल भयंकर सही बात तरीके है से सर। रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें लगता है कि ये जो माननीय न्यायमूर्ति जी ने जो किया था वो बहुत ही खतरनाक काम किया था। अगर वो क्षमा याचना मांग सके तो और अच्छी बात है। और मणिपुर में सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। और हम भारतीय लोग उनको मानते हैं कि वो हमारे बहुत खूबसूरत हिस्से हैं और बहुत खूबसूरत जगह है वो। मैं वहाँ आता जाता हूँ, उनकी संस्कृति में जो है, उनके मंदिरों में मैंने पूजा किया है, उनकी परंपराओं में मैंने खाना पीना खाया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे। तो हमें लगता है कि वहाँ शांति बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। और शिवम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है मतलब इतने महत्वपूर्ण विषय पे और इतनी गहराई के साथ जो है पढ़ करके आप काम कर रहे हैं कि एक तरफ जो है आप अपने सनातन के साथ भी जुड़े और दूसरी तरफ आप अपने देश और संविधान के लिए। लग रहा है कि देश अब सही दिशा में जाएगा। हम जैसे लोग अब थोड़ा सुकून महसूस करने लगे कि देश अच्छा ही जाएगा। ये 10 साल से सर आपका साया है सर पे, तो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। हम महादेव है, महादेव सब अपना खेल खेल रहे हैं। महादेव की परंपरा कहीं कहीं कुछ नहीं कर सकती। मोदी जी भी यहीं आए और तब प्रधानमंत्री बने। हाँ, तो महादेव का अपना खेल है आजकल। मतलब देश में जब कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो महादेव अपना काम कर रहे हैं। उपसहार की तरफ उपसहार करेंगे सर। बस एक एक छोटा सा सवाल, क्या भाजपा को बहुत बुरी तरह गाली दी जा रही सर कि भाजपा ये नहीं कर रही, भाजपा वो नहीं कर रही। भाजपा एज अ संगठन क्या करे वहां पे, क्या कर सकती है? और केवल हम भाजपा एज अ गवर्नमेंट सरकार देखिए की बात नहीं कर रहे सर, एज अ संगठन देखिए की आप बात। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सोशल वेलफेयर कर रही है, जो भी एनजीओ है, वो एज अ संगठन वहां पे क्या कर सकते हैं सर? हमें लगता है कि लोगों के बीच में शांति, जो इंटरफेथ कमिटीज है ना, वो वहाँ बहुत पावरफुल है। उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, लगातार प्रेशर बनाए रखना चाहिए जो है चीजों को। दूसरा है कि ये भी होना चाहिए कि अभी ये जो फैसला है ये अभी ऐसे लागू नहीं होता, उसको माह में ही लागू करते हैं राष्ट्रपति है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए ड्रग्स के खिलाफ हम काम कर रहे हैं तो हमको एक वैकल्पिक जो भी समुदाय हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, परंतु जो है वो समुदाय को कम से कम कोई वैकल्पिक लाइवलीहुड, आजीविका के जो साधन है वो आपको देने पड़ेंगे। हाँ, और उसके लिए काम करें। हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि भाई कांग्रेस पार्टी भी वो बात कह रही है, भाजपा के लोगों ने भी कहा है, और साथ साथ जो है संघ के सरसंचालक ने कह दिया, हम जैसे एनजीओज कह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हमें लगता है कि अब ये बहुत सही समय है कि अब वहां पे जो ये उत्पाती लोगों को चिन्हित किया जाए और लोगों के बीच में प्यार और सद्भाव बढ़ाया जाए और सभी के विकास की बात वहां सोची जाए, जिसमें केवल किसी एक समुदाय का ना हो या कुछ समूह का ना हो। और घृणा की राजनीति को की जगह जो है, जो प्यार 500 साल पहले सनातन की श्रमण संस्कृति में आया, वो बुद्ध ने कहा, उसको फैलाया जाए तो चीजें बहुत आसानी से, तो हम कह रहे हैं 3 महीने में खत्म हो जाएंगी। हाँ, 1-2 साल लगेगा एक सोसाइटी को फिर से रिस्ट्रक्चर होने में। और ये कि कांग्रेस जिसको जो करना था हो गया, अब वो डायग्नोसिस है। अब सलूशन तो किसी को गाली दे के आता नहीं है, सबको मिलके काम करना होगा, हर पार्टी को मिलके काम करना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है एक घटना, बस बताऊं, मैं तरन तारण में गया था और उस समय जो है वहां पे खालिस्तानी आतंकवादी लड़ रहे थे। तो वहां पे मैंने शिवसेना के लोग गांव शहरों में लड़ रहे थे और कम्युनिस्ट लोग गांव में लड़ रहे थे। तो दोनों की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के सामने उन्होंने बोला कि अगर आपका भी झंडा लाल है तो हमने, उसमें उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि एक कॉमरेड ने बोला कि लाल दे लाली लले, लाल दे लंगूर, वज्र देव दानव डले, जय 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 कपूर। और असली तो झंडा हमारा जो कलर है वो लाल है, मतलब या सफेद लाल है। रखते हैं लाल। हाँ, सैफरन तो हमारे, सैफरन तो मराठों का और साथ साथ जो है हमारे संतों का और बुद्धिस्टों का जो है पहनने का कलर है। तो अब वो हमारा जो ध्वज है सनातनी माँ का, शक्ति का, तो उन्होंने कहा भाई हम मरे, शिव सैनिक ने कहा हम मरे तो हमको भी लाल में तुम ले जाना। और वो कहे भाई हमारी तो पार्टी का झंडा ही लाल है, तो हमको ले जाना। तो पहली बार मैंने देखा कि शिवसेना, कहाँ शिवसेना और कहाँ जो है कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर, दोनों मिल करके खालिस्तानियों से लड़ रहे हैं। दोनों के विचारों में कितना फर्क है। कहाँ भगत सिंह और कहाँ लाला लाजपत राय, लाजपत राय, वैचारिक विरोध। और सैंडर्स की हत्या हुई,
मतलब उनको मारा गया। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया विचारधारा पहले रख दो थोड़ा अंदर, देश और समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए कुछ कर लिया जाए, सब मिलजुल के काम करें। अब जो ये फलाना कर रहे हैं, ये पार्टी कर रही है, सब बंद, ये बहुत हो गया। बस इससे ज्यादा और मैं कोई अपील नहीं कर सकता हूं। और ये अब जो ये ऐसा कुछ कर रहा है, क्योंकि मेरी बात भी उधर भी सुनी जाती है, इधर भी सुनी जाती है, तो मैं दोनों लोग से कह रहा हूं कि बंद हो और गंभीरता के साथ हम लोग काम करें। इसको ज्यादा जो है बहसबाजी का मुद्दा न बनाए, बल्कि हम काम करके वहां पे शांति और निर्माण का, पुनर्निर्माण का जो है काम जो है करें, जिससे कि आगे चल के ऐसी कोई भी हिंसावान हो। और मूल पे लौटना पड़ेगा सर। हम वेदों से सीखते हैं, संग अच्छद्धम संबद्धम समो मनासी जानताम, एक साथ चले, एक साथ बोले, एक मन का विचार रखें, मूल पे लौटना पड़ेगा। और डाइवर्सिटी, देखिए मैं बता रहा हूँ, वहां लोग अलग अलग विचार के लोग तो बद नहीं करते थे एक दूसरे का, बहुत स्ट्रीम फॉर्म में बद था, बात समझ रहे हैं। और खुद आप बद मान लीजिए 10 प्रजापति का हुआ तो शिव ने नहीं किया, शिव के एक स्वरूप ने किया, वो भी प्रतीकात्मक है। तो अब सवाल यह है कि आप देवता थोड़ी हो गए कि बड़का आप जो है दंड दे देंगे किसी को जो है, और सबको परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, सबको जुड़ के चलना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम जो आप बोले, उस सबको लेके चलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, ये बढ़िया सर, आपने ये मणिपुर पे बढ़िया जानकारी दी सर आपने। हमको लगता है अभी कई हमारे जैसे भी कई पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, सब लोग यही समझ रहे थे सर कि आरक्षण का मुद्दा मुख्यतः है, लेकिन आपने ये जो ड्रग्स वाला एंगल बताया सर, ये थोड़ा क्या नवीन है, जो कि आपने वहां पे भ्रष्टाचार, सेना, लगातार किसी समाज में लगातार हिंसा हो रही है, हिंसा झेल रही है समाज, जमीनी तौर पे आपने कार्य वहां पे किया हुआ है सर, तो स्वाभाविक रूप से आपका तजुर्बा वहाँ ज्यादा है सर। आपने समय दिया सर, ये हम लोग की छोटी, आपको आप तो जानी, ये उद्योग नया हमने शुरू किया है, आपके आशीर्वाद से शुरू किया है सर, इसमें आपने अपना वक्त दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं शिवम जी, आपने मुझे भी मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जब हमारे क्या आप इंटर्न्स होके आए थे और आज आपके ज्ञान में बहुत बदलाव आया है और आपने अपने को बहुत विस्तारित किया है, और खासकर जो भारतीय और सनातन संस्कृति की बुनियाद को आपने बहुत गहराई से पकड़ा है। और मुझे लगता है कि एक रियल विकसित और उत्कृष्ट भारत बनाने में जो है आप जैसे लोगों का बहुत योगदान है। जब छात्र कमजोर होते हैं ना सर, तो आप जैसे गुरुजन ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके ऊपर उठाते हैं सर। हमको किसी ने सिखाया, हमने आपको सिखाया, सबसे बड़ा गुरु तो महादेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दिया। आप सभी लोग चैनल पे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इसी प्रकार के हम लोग नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे। और ठीक है सर, हम भी लोगों से अपील करते हैं, क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है और ये शुरुआत हुआ है, और इस तरह से खुली बात और अलग तरह की विचारधारा का एक साथ आना और उसका संवाद करना, ये एक बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं ये लोग। और हम सबसे अपील करेंगे, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अलग अलग विचारों को सुनने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग इंतजार करिएगा अगले पॉडकास्ट का, तब तक के लिए अपने धर्म कुल एवं यश की रक्षा करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारती।